आज संपूर्ण क्रांति जो हमारे बिहार के एक तरफ से उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में जो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुए थे और उसी के भाषण है हमारे संपूर्ण क्रांति। ये तो सोशल साइंस और जीके जीएस में भी पूछा जाता है। ये बहुत कम है। इससे कभी कभी इसका टोटल एक बार निबंध आ जाता है लिखने के लिए बिहार बोर्ड पर 8 मार्क्स का। तो ये कहानी का पूरा जयप्रकाश नारायण का भाषण का व्याख्या करने भी आ सकता है। इस तरह हम पूरा सारांश को समझेंगे किस ढंग से मतलब कि जयप्रकाश नारायण ने अपना पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दे, यानी संपूर्ण क्रांति पहला नंबर तो क्वेश्चन बनेगा तो संपूर्ण क्रांति क्या है तो बोलना है क्या आंसर, भाषण। दूसरा नंबर बोल रहा है कि लेखक का जन्म कब हुआ था। तो ये तो तुम लोग जो है ना मतलब हम लोग बहुत कम यहाँ लिखते हैं, तो लेखक का जो परिचय होता है तुम लोग उससे क्वेश्चन लिखना, ठीक है ना। और हम जो यहाँ सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चन और आंसर का सारांश का जो है ना पूरा व्याख्या कर रहे हैं, जिससे टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से ना खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग को अगर ऑब्जेक्टिव लिखना है तो पूरा सारांश को अपने भी पढ़कर उससे निकाल कर लिख सकता है। अब देखो यहाँ संपूर्ण क्रांति मेरा क्या है तो भाषण है। इसका लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। इसे शॉर्ट में हम जेपी भी कहते हैं। क्या जेपी। इसका बचपन का नाम क्या है, बाउल है। बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम। अभी पूछ देता बाउल किसका नाम था, जेपीएन साहब। हाँ, इसे बचपन में बाउल के नाम से कहा जाता था। किसको, जयप्रकाश नारायण को। यानी इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में हो गई थी। मेन रूप से अपने मतलब भारत में एक तरफ से अपने जीवन में 77 वर्ष टोटल जिए थे। कौन, जयप्रकाश नारायण। बचपन में इसे बाउल के नाम से जानता है। इसके मित्र दिनकर साहब और राम वृक्ष बेनीपुरी थे। ये मेन रूप से ये जो भाषण है यानी संपूर्ण क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब ही होता है चेंजिंग। चेंजिंग मतलब बदलाव, परिवर्तन। अब बदलाव जैसे नहीं समझ रहे हो क्रांति शब्द तो हम कहते हैं मान लो थोड़ा देर के लिए कि चेंजिंग है तुमको करना। जैसे हम 1 बजे टाइम है, ठीक, हम अच्छा से नहीं पढ़ा रहे तो तुम कहेगा ना हमको कि अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इससे नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ हमको तुम कहेगा तो हम चेंजिंग को चलाएंगे कि इस टाइप से पढ़ाकर फिर तुमको ऑब्जेक्टिव सेक्शन चला देंगे जिससे पूरा तरह तैयार हो जाएगा। तो यही जो तुम लोग हम पर कहा तो वही एक तरफ से हम पर आंदोलन किया यानी परिवर्तन के लिए कर रहा है ना। यही होता है क्रांति का मतलब ही होता है क्या, परिवर्तन, बदलाव। अब जयप्रकाश नारायण जब ये जो भाषण है ये कहाँ दिया था, यानी 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था। 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिया था। अब जब भाषण होता है इसका एक तरफ से दिया था, पहले यहाँ समझ लो सिताब दिया जो आया ये स्थान, ये राज्य स्टेट के मामले में कंफ्यूजन हो जाता है कि देखो मतलब कि स्थान जो है सिताब दिया रहा, सिताब दिया रहा समझना कहाँ ये सिताब दिया, ध्यान देना। ये मतलब कि सिताब दिया जो है जयप्रकाश नारायण का जो सिताब दिया में उस जगह का नाम पड़ रहा है। इसका मेन कारण है क्या, मतलब हम कह सकते हैं बिहार के जो सारण जिला है ना, मतलब छपरा जो अभी शॉर्ट में छपरा मतलब सारण जिला जो है स्टेशन है। सारण जिला मेरा क्या है, स्टेशन। और आस पास के जो गांव है उसके बगल में वो छपरा के नाम से फेमस है। कहाँ में, बिहार के सारण जो स्टेशन है उसके आसपास में वो सारण जिला है, वो छपरा के नाम से अभी फेमस है। और उधर उत्तर प्रदेश का बलिया, उत्तर प्रदेश यूपी का कौन है, बलिया, दोनों के आसपास यानी बलिया और इधर छपरा का आसपास का जो मिला हुआ गांव है उसी में हमारा जेपीएन साहब का जन्म हुआ था। कोई दिक्कत ना नहीं। आगे बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण जब कोई भी भाषण देता है उसके लिए पहले कुछ संबोधित करता है। क्या संबोधित करता है। तो संबोधित अब ये क्या मतलब कि पटना के गांधी मैदान में जब गए तो ये 5 जून 1974 ईस्वी को उस दिन उन्होंने पूरे बिहार वासी को आह्वान किया। आह्वान का मतलब क्या था, आमंत्रित करना, बुलावा देना। उस दिन आह्वान किया और उस दिन बिहार के प्रत्येक गांव शहर से मतलब छात्र बूढ़ा वर्ग सभी एकजुट होकर पटना के गांधी मैदान में इसके भाषण सुनने के लिए आमंत्रित हुए। जब जयप्रकाश नारायण मतलब कि इस भाषण देने आए तो उससे पहले 3-4 वक्ता आता तो वो दे कर गए। उसके पहले एक रेणु जी थी जिन्होंने दिनकर के बारे में व्याख्या कर गए। तब जयप्रकाश नारायण जी आए तो वो जयप्रकाश नारायण बोले, पहले इन्होंने सर्वप्रथम संबोधित किया कि मेरे भाई एवं बहनों से संबोधित करते हुए इन्होंने अपने भाषण को स्टार्ट किया। बोला कि आज जो हमें 5 जून 1974 को आज हमें गांधी मैदान में आप देख रहे हैं, इसका मेन कारण है कि राम वृक्ष दिनकर साहब और राम वृक्ष बेनीपुरी, अगर शायद ये दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर आज जो होते वो अच्छे क्या थे, अच्छे एक दोस्त थे,
अच्छे तो मित्र थे, साथ में ये अच्छा लेखा करते थे, मतलब अच्छे अच्छे काव्य लिखते थे। वो ऐसे काव्य के माध्यम से क्रांति ला देते देश में। कौन? दिनकर साहब। और राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ना, ये हमारे मित्र ही थे, मतलब दिनकर साहब ये दोनों तीनों मित्र थे एक दूसरे से। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये मतलब अपना सारा जीवन कहो तो अपना जेल में ही ये सब लिखा है। जितना भी कुछ लिखा है साहित्य, इसे साहित्य के रूप में कहा जाता है। अच्छे साहित्यकार है कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। मतलब वो जो साहित्य जितना भी लिखा वो कहाँ लिखा था? जेल में लिखा था। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्यों लिखा था? क्योंकि ये जब लिखते थे ना ऐसा साहित्यकार, और ये कब का बात हो रहा है, मतलब इसका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। अंग्रेजवा के बारे में ऐसा ऐसा शब्दवा लिखता था, अंग्रेजवा वाला देख कर कहा कि भड़का रहा। वो एगो रौलेट एक्ट जो नहीं निकाला था, तो वही नहीं कहा कि निस्संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़कर जेल में डाल देना। ताकि वो साख हो जीतो क्यों छोड़वा लगा, कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनल कर रहा। चल इंग्लैंड वाला पकड़ के कुंजी कर रहा था, जेल में डाल देता था। कुछ कानून के बदौलत, रोलेट एक्ट के बदौलत। यही कारण राम वृक्ष बेनीपुरी जो ऐसे ऐसे साहित्यकार लिखने लगा था उस समय पता नहीं भगत सिंह जितना भारतीय था सब में पता नहीं भगवान ने दे दिया था लिखने का, कि वो अपने को मतलब 12-10 वर्ष की उम्र में लिखता था एकदम गर्दा गर्दा। मैं इतना तो जज्बा वाला लिखता था कि अभी अगर कोई देखो तो किधरों भी खोजो बहुत कम मिलेगा। 100% में 10% मिलेगा कि कम उम्र में बहुत कुछ बड़ा चीज किया, लेकिन उस समय बहुत करता था। ये भी उस समय ऐसा सब इसलिए अंग्रेज वाले इसे देशद्रोही और उग्रवादी समझकर इसे जेल में डाल दिया। और सारा जितना लेख लिखा था कहाँ लिखा था? जेल में ही। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। और दिनकर साहब जो है ये अच्छे अच्छे काव्य लिखते थे, मतलब कविता लिखते थे। तो ये जब काव्य लिखते थे वो बोला कि अगर दिनकर साहब रहते ऐसे ऐसे क्रांति वाला काव्य लिखते तो हमें शायद आज यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने काव्य के माध्यम से पूरा देश में फैला देता अपनी खामियों को जो नजर आए। तो फिर दिनकर साहब बोला, मतलब ये जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि दिनकर साहब जो है ना किसी कारण विदेश गए थे, मतलब एक आंदोलन में। वहां से जब वो आ रहे थे तो यह क्वेश्चन पूछता है कि दिनकर की मृत्यु कैसे हुई, तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान देगा। तो दिनकर साहब कहाँ गए थे? विदेश गए थे किसी आंदोलन में। जब वहां से आ रहे थे तो अत्यधिक रात होने के कारण वह अपने दोस्त गोयनिका के घर, अपने दोस्त कौन था? गोयनिका एक मित्र था, गोयनिका के घर में ही रुक गए रात होने के कारण। तो जब रात में रहे तो उसी रात में पता नहीं दिनकर साहब को बीमारी था या कुछ, तो उसी रात को दिनकर साहब को क्या हो गया? दिल का दौरा पड़ गया। क्या हो गया? दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण उसे वहीं आसपास के, मतलब विदेश में ही आसपास के एक बिलिगेंडन नर्सिंग होम था। कौन हॉस्पिटल था? बिलिगेंडन नर्सिंग हॉस्पिटल था, जिसके कारण उसे तुरंत रामधारी सिंह दिनकर को गोयनिका साहब वहाँ हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ अच्छी लचर व्यवस्था थी, मतलब हॉस्पिटल की तुरंत आया तो रोगी तुरंत उसका इलाज हो गया। लेकिन आजकल देखो तो अपना पटना की लचर व्यवस्था इतना गिरा है। आज कोरोना वायरस में भी मान लो तो सारा रोगी अगर घर में जो आइसोलेट हो जाता, मतलब रहता ना, बहुत बच देता वहाँ, लेकिन रोगी गया तो वहाँ अत्यधिक मात्रा में अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण भी मर गया। तो यही मतलब जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में बोल रहे थे कि उस समय 1974 में भी भाषण दे रहे तो उस समय भी बता रहे कि उस समय भी उतना अच्छी व्यवस्था नहीं थी पटना के स्वास्थ्य केंद्र की। तो जयप्रकाश नारायण बोले कि वहाँ जो बिलिगेंडन नर्सिंग होम है, जैसे दिनकर को ले गया तैसे वहाँ तुरंत डॉक्टर साहब आए, तुरंत उसका इलाज स्टार्ट किया, लेकिन नहीं होता, नसीब खराब। तो मतलब किसी तरह मतलब इसका इलाज नहीं, मतलब कि इलाज तो हुआ लेकिन वो दिल नहीं रुका, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बता देगा कहाँ? बिलिगेंडन नर्सिंग होम में। कोई दिक्कत तो 9% नहीं। अब आओ यहाँ शुरुआत बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण की, जब जयप्रकाश शुरुआत करता भाषण कि जब जयप्रकाश नारायण भाषण स्टार्ट किए, शुरू किए, जब ये कुछ देर दिए तो जब नहीं कहता भाषण खत्म होता तो ताली से स्वागत करता जनता से। तो ये जयप्रकाश नारायण बोलते थे हमें इम्पोर्टेंट आपकी तालियों से नहीं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट आपकी तालियों से नहीं है, बल्कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो अपने शब्दों को यूज आपके सामने उतार रहे हैं, आप हमारी शब्दों को कितनी बेहतर ढंग से समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। आपको जिस दुनिया से जो आप अनपढ़ हैं, जो भी मतलब किसान वर्ग के लोग हैं, उसको अवगत करा रहे हैं कि इस देश दुनिया आपके साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, कौन नियम कांग्रेस लगा रही है, जिसके कारण जिनमें वो मतलब वैल्यू आपको वो रखता है कि हमारी आप शब्दों को समझे, हमें आपकी तालियों से मतलब नहीं है। तो फिर जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आप लोग जो हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सरकार के आगे जो भाषण देते हैं, वहां जाकर आप तो ताली का स्वागत करते हैं, तो वो लोग स्वागत चाहिए। हम तो बहुत अच्छे भाषण दे रहे हैं, इसलिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, जनता से स्वागत कर रहे हैं।
लेकिन हम नहीं चाहते हैं आप हमारे स्वागत करिए। आप हमारे शब्दों को कितना बेहतर ढंग से समझते हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हमारे देश यानी 1902 में इसका जन्म हुआ था, तो बोल रहा है कि हमारे देश में जो भगत सिंह हुए, महात्मा गांधी हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए और अन्य जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ जो हमारे देश के वीर सब अपने धरती के लिए, आजाद के लिए जो देश के लिए कुर्बान हो गए, वो किस लिए कुर्बान हुए थे? ये जनता से क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। वो इसलिए कुर्बान हुए थे कि उस समय जब हमारे देश गुलाम थे, उस समय हमारे देश के सभी जनता को पर्याप्त मात्रा में भोजन, वस्त्र और मकान की आपूर्ति नहीं थे। मतलब भोजन के लिए उसे दिन रात अंग्रेजों से संघर्ष कर कर पर्याप्त मात्रा में मतलब नहीं मिलता था। बहुत कम भोजन मिलता था, जिसके कारण जीवन गुजारता था। फिर रहने के लिए वस्त्र पहनने के लिए नहीं मिलता था, ठंड लगता था, मकान रहने के लिए नहीं रहता था। यही कारण जो है हमारे देश में क्या हुआ, विद्रोह स्टार्ट हो गया, जिसके कारण ये बता रहे हैं अंग्रेज के समय जयप्रकाश नारायण कि पूर्ण रूपेण जब आंदोलन का विकराल रूप से लिया, तो इसका मेन ही कारण क्या है कि व्यक्ति में तभी आया कि मेन रूप से उसको क्या क्या आपूर्ति नहीं हो रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था, वस्त्र नहीं मिल रहा था और रहने के लिए मकान नहीं। यही मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे देश के महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं जब हमारे देश आजाद हो गए, ये हमारे जो वीर सपूतों ने अपने प्राण की निछावर कर दी अपने देश के प्रति, तो जब हमारे देश आजाद हो गए तो उसके पश्चात फिर की आज हमारा देश लगभग 1947 में जगह आजाद हुआ था, और ये भाषण कब दे रहा है? 1974 में। बोल रहा है इतनों के बीच में जो गैप है, अभी जो 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके पश्चात हम अपने देश में क्या देखने को मिल रहा है? जब हमारा देश आजाद हो गया तो ये महंगाई तो सर के ऊपर भाग रहा। आप कहीं भी चल जाइए बाजार हाट में, आपको महंगाई से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप बस लीजिए, कोई भी चीज सामान लीजिए, जितना अंग्रेजों के समय में उतना महंगाई नहीं था सब्जी का, उतना आज महंगाई है हमारा देश आजाद होने के बाद। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। वो बोल रहे हैं अंग्रेज के समय में भ्रष्टाचार नहीं था। किसके समय में? अंग्रेज के समय में भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन आज देखिए भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार प्रत्येक आपको स्टेप स्टेप मिलेगा। आप थोड़ा देर के लिए चले जाइए फिलिप हाई स्कूल या कोई भी स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, बरियारपुर का कोई भी, या फिर बिहार के कोई भी देश का कोई भी कोना में चले जाइए, लेकिन आपको भ्रष्टाचार से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेन रूप से समझना भ्रष्टाचार है क्या। आप थोड़ा देर के लीजिए कोई भी अति में, चाहे सरकारी स्कूल लीजिए, सरकारी कॉलेज लीजिए, आप कभी ब्लॉक लीजिए, ब्लॉक में जाएंगे जाति आय बनाने के लिए, तो आपको वहाँ जो बड़ा आदमी मतलब कि जिसके जो बनाता है वो आपको 3-4 दिन तक, 7-10 दिन तक कैसे दौड़ाते रहता है। हाँ हम आपको कुछ पैसा देंगे, हाँ अभी हो जाएगा तुरंत काम। आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा करने जाते हैं, हाँ कुछ पैसा चाहिए तुरंत हो जाएगा। यही है भ्रष्टाचार है आज नौकरी के लिए। मेन रूप से जिसका पूर्ण रूपेण सब चीज परफेक्ट है, तो फिर भी उससे क्या ले रहा? घूस ले रहा। बिना घूस का कभी कम हो रहा? तो उस समय भी जयप्रकाश नारायण बोल रहे थे कि अभी भी वही है चारों तरफ। देश आजाद हो गया नहीं, भ्रष्टाचार जितना समय अंग्रेजों के नहीं था उतना आज फैल गया। जितना महंगाई अंग्रेजों के समय में नहीं था उतना आज बढ़ गया। यही को खत्म करने के लिए आप जनता सबको जागरूक होना। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। इसके लिए आप सबको, जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं, आप सबको देश के लिए आपको ही नेता बनना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण ये क्वेश्चन पूछता है कि ये शर्त क्या रखे थे, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है जनता के सामने जयप्रकाश नारायण कि आप सभी जनता लोग को हमारे देश के लिए, नेता के लिए यानी चुनना चाहिए। यानी जो भी गांव के मजदूर हैं उसको आगे आना होगा। क्योंकि आपको नेता बनना है। ये कौन कह रहे हैं? मतलब उस समय जितना भी छात्र मजदूर आए थे, मतलब भाषण सुन रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण बोले कि आप सबको नेता बनना है। इस पर जो भी छात्र और सुने, उसी समय जयप्रकाश नारायण से बोले कि हाँ हम लोग आप नेता बनेंगे, हम लोग नेता बनेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जयप्रकाश उसका क्या शर्त था जयप्रकाश नारायण का। तो इसमें जनता लोग ने बोला कि हम तो नेता बनेंगे, हम तो सरकार बनेंगे, लेकिन हमारा कोई अच्छा नेतृत्व करता होना चाहिए। ये जनता सब बोला कि जो आप हैं
जयप्रकाश नारायण का बोला कि हम तो नेता बन जाएंगे, लेकिन हमारा अगर कोई अच्छे मार्गदर्शक नहीं होगा तो हम हो सकता है अपनी पद्धति से हट जाती, मतलब कि बिखर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा नेतृत्व करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण बोला ठीक है, हम आपका नेतृत्व उसी शर्त पर करेंगे जब मेरा फैसला होगा, जब मेरा फैसला होगा। यही हम लिखे हैं। वो बोला कि जब मेरा फैसला होगा तभी हम आपका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि अगर हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आप अनजाने में जाकर कोई नियम निकाल दिए जो कि समाज यानी जनता के लिए अच्छा नहीं लगे, और जो भी प्रतिष्ठा मेरा बना हुआ वह सब क्या होगा, विखंडन में पड़ जाएगा। जिसके लिए हम आपका नेतृत्व करेंगे। अगर हम नेतृत्व करेंगे तो हम अपना ही नहीं कि हम मनमानी कर लेंगे, पूरा जो मन होगा सो करेंगे, ऐसा नहीं। अगर हमें जनता के लिए कोई पूरे देश के लिए कुछ नियम लागू करना है, उसके लिए हम अपने जो गुट में सदस्य हैं, वो सदस्य में कोई शब्द पर अगर कोई शब्द लागू कर रहे हैं कल के लिए, तो हम पहले अपने सभी ग्रुप में मतलब जो शब्द हमें अच्छा लग रहा, हो सकता आप सबको क्या लगे बुरा, उस पर पहले तर्क वितर्क कर लेंगे। क्या करेंगे? तर्क वितर्क कर लेंगे, क्या आगे अच्छा होगा, क्या पीछे खराब होगा। वो तर्क वितर्क करने के पश्चात हम क्या करेंगे? लागू करेंगे, जिससे कि हमारे जनता को कोई कष्ट भी नहीं और हानि भी नहीं पहुंचे और अच्छी तरह रह भी जाए। तो फिर इसी तरह कहते हुए जयप्रकाश नारायण आगे बोलते हुए कहते हैं कि हमारा जीवन मतलब उसके पिताजी एक नहर विभाग के कुछ अध्यक्ष थे, जिसके कारण उसे अच्छी तरह से पूर्ति नहीं होते थे पैसा, और के कम पैसा होते थे, जिसके कारण उसे उच्च शिक्षा के लिए, यानी पहले तो पटना कॉलेजिएट में पढ़ ही रहे थे बचपन जीवन में, तो वहां से जब पटना कॉलेजिएट में एक नियम था कि वहाँ एक प्रत्येक साल मतलब एक नहीं क्या होता प्रतियोगिता कराया जाता था। उस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आता था, अपुल जाति के कोटि के जो भी वर्ग के थे, उसको छात्रवृत्ति दिया जाता था। उस समय अंग्रेजों के समय क्या दिया जाता था? छात्रवृत्ति। और उस छात्रवृत्ति जिसको अपुल कोटि को मिलता था, उससे कुछ मतलब वहाँ अपने टीचर को पेड कर देता था कुछ रहने के लिए। तो अमेरिका मतलब कि उसी समय अमेरिका जाने की प्रेरणा जागी किसमें? जयप्रकाश नारायण में। वो लगा वहाँ अमेरिका में अच्छी पढ़ाई और लिखाई की अच्छी व्यवस्था, जिसके कारण अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। और जयप्रकाश नारायण ने 1922 ईस्वी में उतना मतलब पैसा नहीं पिता दिए, जिसके कारण तो फिर भी वो अमेरिका चले गए। कौन? कब गए? 1922 ईस्वी में। यानी हमारे जयप्रकाश नारायण 1922 ईस्वी में चल गए स्टडी के लिए कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका जाने के बाद वहाँ जब अमेरिका गए तो वहाँ भी मतलब अत्यधिक मतलब पढ़ाई के लिए रुपया लगते थे, जिसके कारण अमेरिका में क्वेश्चन पूछता अमेरिका जाने के बाद उसके साथ क्या प्रतिक्रिया और मतलब कौन सी क्या क्या क्रिया किए थे जयप्रकाश नारायण। तो तुम बोलना कि जब अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे तो उस समय वहां जाकर पैसा आपूर्ति मतलब कम होने के कारण उन्होंने अपने पढ़ाई में उतना मतलब लगन था, उसने अपने स्टडी के लिए वो दिन रात बाग बगीचों में जाकर साफ सफाई का काम कर उससे कुछ पैसा प्राप्त करते थे। फिर वह होता था कि सड़क पर जूता पालिश और बड़े आदमी चलते थे, उसका जूता पालिश करके उससे 2-4 रुपया कमा लेते थे। फिर वहां से हुआ तो होटलर जो होता है ना, होटलर में जूठा बर्तन का साफ कर वहां से कुछ पैसा एडजस्ट कर लेते थे। इतना पढ़ने में इसको लगन था कि वह फिर की हुआ कि जैसे कि कम्बोर्ड अमेरिका में कहा था टॉयलेट और जो साफ नहीं करता है, वो टॉयलेट साफ काम करने का काम किया कौन? जयप्रकाश नारायण। वहां से कुछ पैसा एकत्रित कर अपने स्टडी को पूरा कर रहे थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। वो बोल रहे हैं कि वो अपने पैसा बचाने के लिए मतलब कुछ कम पैसा खर्चा हो और आगे कुछ रहे, जिसके कारण एक ही रूम में 2-4 गो अपन ग्रुप का जो होगा वहाँ रह लेते थे एक ही रूम में। कौन? जयप्रकाश नारायण। वहां रहकर जयप्रकाश नारायण ने अच्छी तरह मार्क्सवादी का पूरा ग्रंथ पढ़ लिया। क्या कर लिया था? मार्क्सवादी का पूरा ग्रंथ पढ़ लिया था। उस समय पूरा विश्व में जाना जाता था मार्क्सवादी कट्टर के रूप में। कट्टर मार्क्सवादी लेनिन का नाम सुना? किसका नाम? 10th क्लास में लेनिन का नाम, जिसके कारण 1924 में लेनिन की मृत्यु भी हो गई थी। और उसी समय से यानी जब लेनिन की मृत्यु हुई 1924 ईस्वी से ही उसका पूर्ण रूपेण विकराल हो गया। उसके बाद जानने लगा कौन? 1924 के बाद मार्क्सवादी के रूप में जानने लगा कौन? जयप्रकाश नारायण। जब वह अमेरिका से 1929 ईस्वी में वापस आए, अमेरिका से 1929 ईस्वी में कौन वापस आए थे? जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ जो है देखा कि जब 1929 आया, 1929 में हम मेरा देश तो गुलाम था। 1929 में जब अमेरिका से वापस आए तो यहाँ पहले 2 समितियां थी। कितना समिति? 2 समिति था। पहला कौन छात्र मतलब कि एक मार्क्सवादी चल रहा था, पार्टी 2 था, मतलब एक कांग्रेस पार्टी था और एक मार्क्सवादी पार्टी था, जिसमें कि उसी ग्रंथ में पढ़ा था कि अगर अपने देश की किसी की हित के लिए अगर हमें अपने दुश्मन भी शामिल होना पड़े तो हम अपने दुश्मन में भी शामिल हो जाएंगे। और घोर विरोधी था जयप्रकाश नारायण किसका? कांग्रेस का।
कांग्रेस का विरोधी था, वो किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं था जयप्रकाश नारायण। ये नहीं कि हम कह सकते हैं जैसे उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा एक व्यक्ति का विरोध नहीं करती थी, उसके नियम कानून उसकी व्यवस्था का विरोध करती थी कि वो ऐसी व्यवस्था क्यों, उसके ऐसे कार्य क्यों लगाए। फिर जयप्रकाश नारायण जो है जब वहां से आए तो मार्क्सवादी में पार्टी में शामिल नहीं होकर किस पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में। जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और ये क्वेश्चन पूछता वो कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हुए, तुमको बोलना है वो अपने देश को आजाद कराने के लिए शामिल हुए, क्योंकि वो जानते थे मार्क्सवादी कभी भी हित के लिए नहीं लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी अपने देश के हित के लिए लड़ेगा, जिसके कारण ये किस पार्टी में शामिल हो गया, कांग्रेस पार्टी में। फिर वहां से जयप्रकाश नारायण जो है जब शामिल हुए तो सविनय 1929 में महात्मा गांधी एक आंदोलन छड़ा, कौन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसे तो पूछेगा ना तो समझ लो ये आंदोलन क्या था। सविनय उस समय महात्मा गांधी बोला कि सविनय नाम है क्या, सविनय, विनय का अर्थ था विनती, मतलब विनती पूर्वक अंग्रेजों से निवेदन किया और उसके आंदोलन को क्या कहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उस समय 1932 ईस्वी तक 33 तक की 32 तक चला, जिसके कारण 1932 में जयप्रकाश नारायण को जेल भी जाना पड़ा, किसको, तो जेल भी जाना पड़ा। तो इसी तरह जब करते रहे तो हमारा देश 1947 ईस्वी में क्या हुआ, आजाद हो गया। जब आजाद हो गया तो फिर जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण 1947 के बाद 1950 ईस्वी में लोकतंत्र का गठन हो गया। लोकतंत्र का गठन कब होगा, 1950 ईस्वी में। तो वही बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि जब हम उस समय आंदोलन के पश्चात अपने जैसे कि महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उस समय भी हम कुछ आंदोलन में कुछ जनता के सामने हम महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जब कांग्रेस का साथ दिए तो देश आजाद होने के बाद भी कितना ही अधिकार हो गया हमारे देश में कांग्रेस का, उसका ही नेता बना, उसका ही सब चीज बन गया। तो जिसके कारण हम वहां से नेता नहीं बने, हम वहां फिर तुरंत हट गए और 1974 में हम फिर ये भाषण दे रहे। तो उसी समय वो बोले कि जब हम उसके साथ 1948 में तो महात्मा गांधी की मृत्यु हो गया था 31 जनवरी 1948 को। तो वो बोल रहे थे 1974 में बता रहे थे जनता के कि जब हम महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते थे तो अगर उसके नियम कानून जो कांग्रेस का उसी समय जो ये कांग्रेस जो कुछ नियम अपने देश के लिए लागू किए थे, तो उसके नियम के लिए जो हम कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे बापू महात्मा गांधी को हम उसके मुंह पर सभी जनता के सामने भी कुछ आलोचक शब्द के रूप में उसे नहीं कहता, एकदम एक तरफ से नहीं कहता कि दूसरा ऐसे ऐसे बोल देते थे, तो वो बुरा नहीं मानते थे। अगर कोई स्टूडेंट है आप उसको खूब प्रशंसा कर दीजिए तो वो अपने आप को वाह कहेगा। अगर आपका कोई दोस्त है उसके मुंह पर 3-4 गो उल्टा सीधा शब्द बोल दो, कहेगा तो बाहर निकलिए थोड़ा गर्दा उड़ाए, ऐसे समझने लगता। तो लेकिन महात्मा गांधी और बाप नेहरू को ये जयप्रकाश नारायण उसके मुंह पर कह देता था, लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू उसकी शब्द को सुनकर वो अपने बर्दाश्त करते थे। क्या करते थे, बर्दाश्त। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति में कोई खामियां है, कोई गलतियां हैं, अगर तुम उस अपने दोस्त को खामियां बता देते हो, अगर वह शायद डायरी के माध्यम से जो लिख कर कहेगा हम में ये खामियां हम कल से ये दूर कर लेंगे, तो एक दिन वो परफेक्ट व्यक्ति बन जाएगा, एक पूर्ण व्यक्ति जगह, क्योंकि उसमें कोई अशुद्ध रूप में रह भी नहीं करेगा, एक शुद्ध व्यक्ति बन जाएगा। तो दोस्त उसी को बनाओ जो तुम्हारी खामियों को अवगुण को बताए, वो हमारा असल दोस्त होता है। और निगेटिव मतलब अच्छे दोस्त कौन नहीं होता, जो तुम्हारे आगे में प्रशंसा करे, आप ऐसे हैं वो ऐसे हैं। क्योंकि जब तुम्हारे प्रशंसा करेगा तो तुम्हारा अवगुण उजागर नहीं बल्कि और ढक जाएगा। इसलिए अवगुण को जो उजागर करता है ताकि वो अवगुण को खत्म कर देगा, तो तुझमें सिर्फ क्या रहेगा, गुण बचेगा। इसलिए अच्छा मित्र कौन होता है, अवगुण, यानी जो तुम्हारे अवगुण को बताए। तो उस समय भी बापू और नेहरू को जयप्रकाश नारायण उसके अवगुण से अवगत करवाते थे। तो जयप्रकाश नारायण बापू कांग्रेस के अच्छे अधिकारी हुए। तो अगर दोसर को होता ना कोई ज्यादा ओवर स्मार्ट बना, हमरा इतना सम्मान बेइज्जत करके चल यहाँ से हटाइए दे, ऐसे कहता देता और हटका देता उस सदस्य को। वहां से हटकाने के बाद सोचता कि वो पार्टी में जाकर मिल जाएगा, हमारे कांग्रेस पार्टी से हटकर उस पार्टी में जाकर मिल जाएगा, तो वहां जाकर भड़का देगा, तो अगले साल वोटिंग में कुछ कट जाएगा, वोट चलेगा, दुनिया से हटका दे, ऐसे करता था। जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जो है महात्मा गांधी और को मतलब बापू को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और बापू को यानी महात्मा गांधी को कहते थे मुंह पर आलोचक, कुछ नियम कानून अच्छे नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी उसको अच्छी तरह से बुलाकर बैठा कर वो और अच्छी ढंग से पूछते और क्या करना चाहिए, और उससे सीख लेते थे। कौन, महात्मा गांधी और नेहरू जी, जिसके कारण वो अच्छे तरफ से कहे जाते हैं महात्मा गांधी अच्छे देशभक्त हुए।
फिर वहां से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा था आगे। फिर आगे बोलता है कि जयप्रकाश नारायण कि इस मतलब कि जनता को चलाने के लिए हमने 2 समिति का गठन किया था। कितने समिति का? 2 समिति। वो पहला समिति है छात्र संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष समिति, इसमें संघर्ष छूट गया, छात्र संघर्ष समिति। और दूसरा कौन समिति का गठन किया था? जन संघर्ष। इसमें बोल कर नाम ही पता चल रहा था, जयप्रकाश नारायण बोला छात्र संघर्ष समिति में सिर्फ छात्र जीवन वाला रहे, और छात्र जीवन के छोड़कर जो भी बूढ़ा वृद्धा नौकरी व्यापार वाला है उसमें सब जन संघर्ष समिति में आप भाग ले सकते, समझ रहे हो। और इसमें काम बताया क्या जयप्रकाश नारायण? बोला कि जो जन संघर्ष समिति है उसका काम है कि चारों ओर सरकारी हॉस्पिटल यानी हमारे देश के प्रत्येक कोना में जहां जहां सरकारी संस्था है वहां सब चेकअप करे। और छात्र संघर्ष समिति है वो अपने चारों ओर जाकर जहां छात्र जीवन से अग्रसित मतलब पीड़ित लोग हैं उसको पढ़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जागृत करेंगे। इसलिए 2 समिति का गठन किया था, जिसमें कि अगर कोई सरकारी अगर स्कूल है, जन संगठित का काम क्या है तो वही बता रहा है कि अगर आप सबको जन संगठित के बारे में जो अगर बोलते तो बोलना कि अगर इसमें जो हेड बना जन संघर्ष समिति का जो हेड है ये सिर्फ नाम का जन संघर्ष समिति, इसका हेड जो रहेगा उस सिर्फ 10 का कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है उसका चेकअप करने का काम है। जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए आज इसको स्कूलर में 8:30 बजे का टाइम है कि टीचर 8 बजे से आएगा पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर वो 9 बजे आता है तो ये कौन जाएगा उसको चेक करने उस संस्था पर? जन संघर्ष समिति देगा, ना कि छात्र संघर्ष समिति। वो बोला कि जन संघर्ष समिति का कोई सदस्य है वो जाएगा प्रत्येक हॉस्पिटल अथियर में, अगर वहां जाएगा कोई टीचर आएगा 8:30 बजे तो वो ठीक है, अगर कोई 9 बजे आया तो उसको कहेगा कहा हो टीचर टाइम है 8:30 बजे आवा था, का बजे 9 बजे कल से आइए, तेरे को बर्खास्त लेटर लिख कर यहाँ से निकाल देंगे। तो वो तुरंत कर देना ना, हम प्रार्थना करेगा तुरंत उसके हाथ जोड़ेगा तुरंत कहेगा ना अब कल से ना लेट होगा बाबू। फिर जाएगा तो कहाँ? अगर हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर रोगी आया सुई नहीं आपके पास डॉक्टर साहब आएगा तो क्या लाठी लग जाएंगे? अहो बाबू ना ना अब नहीं, तुरंत बर्खास्त लेटर लिख कर उसको दे देता। तो यही करने के लिए ये 2 समितियां बनाए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण, ताकि प्रत्येक सरकारी संस्था पर अगर चेकअप हुए तो अच्छी तरह से हमारी देश क्या हो सके, चल सके और विकसित हो सके। और आगे बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण ये जन संघर्ष समिति और छात्र समिति के अलावा कि इस तरह मान लीजिए कि हमारा आज के डेट में इतना आंदोलन मतलब चुनावी अगर हिस्से में हम भाग लेते हैं तो अत्यधिक महंगाई पड़ता है कि गरीब मजदूर और लोग नहीं चुनावी में भाग ले सकते हैं चाहे कोई भी ऊंचा पद हो। इसके लिए आप सभी को जनता को एक आंदोलन करना होगा, उसमें शांतिपूर्ण आंदोलन कर कर ये चुनावी खर्चा को क्या करना होगा? कम करना है, ताकि अगर चुनावी खर्चा का जो मिनिमम हो जाए 100 रुपया कुछ मिनिमम, तो कोई जनता गरीब भी कमा कर 100 रुपया पर जाकर हिस्सा ले सकता है उस अथी में, ताकि हो सकेगा मजदूर वर्ग का है तो हो सकता है वो भी अगले साल नेता बन सकता है, जिसके कारण वो सरकार इसीलिए उसको बढ़ा कर रखता है ताकि कोई गरीब वर्ग को उतना रुपया ना पूरे और हम लोग जो ऊंचे वर्ग के हैं वो लोग जाकर हिस्सा लेकर वही नेता बनता है, वही राज करता है। इसके लिए जयप्रकाश नारायण बताए कि इसके लिए हम चुनावी खर्चा को ही कम कर दें, जिससे कि हमारे मजदूर वर्ग का भी एकजुट होकर वह भी जाकर चुनावी में भाग लेकर वह भी अपने सरकार बन सकता है। फिर यहाँ पर कहते हुए इस तरह जयप्रकाश नारायण अपना भाषण को समाप्त करते हैं। ठीक, यहाँ पर से इस तरह से टोटल क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या सुना है तो पक्का आंसर दे देगा। पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण क्या विचार थे और आंदोलन के नेतृत्व किस शर्त पर किए थे? यही बोल रहा है, वो यही ना बोला कि नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण क्या विचार हैं। तो आंदोलन के लिए यही पूरी जनता को बोला कि आप जितना मजदूर और किसान वर्ग के वो लोग आप लोग जागरूक होकर आप लोग नेता बनिए, यही ना बोला, आप लोग नेता बनिए, आप लोग सरकार बनिए। उस पर जो छात्र जीवन के भाषण सुन रहे थे वो बोले हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग सरकार बनेंगे, लेकिन हमारा अच्छा कोई मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, जिसके लिए आप यानी जयप्रकाश नारायण को ही चुने थे। तो जयप्रकाश नारायण का यही शर्त था, उसका शर्त यही था कि हम आपका नेतृत्व करेंगे, लेकिन उसमें फैसला किसका होगा? मेरा। आप सिर्फ नाम का नेता रहेंगे,
हम लोग कोई भी अगर चीज मतलब जनता के सामने रखेंगे तो उसके लिए हम आपस में पहले तर्क वितर्क कर लेंगे, आप हस्ताक्षर करेंगे, तब हम आगे जनता के सामने वो नियम को लागू करेंगे। यही शर्त यही था कि वह यही बोला कि हम जो भी नियम होगा, जो भी उसमें मनमानी तो हम नहीं करेंगे, आपका नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फैसला किसका रहेगा? मेरा। उसका एक ही शब्द है कि शर्त मेरा है कि हम आपका जब नेतृत्व करेंगे तो इसमें फैसला मेरा ही होना चाहिए, हम मनमानी तो नहीं करेंगे। यही बता रहा था, उसका शर्त मेन रूप से यही लिखा। आगे दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवेश का परिचय दे। नहीं दे सकता, अरे बता देगा, किताब दिया रहा बचपन में, वो पटना कॉलेज में पढ़ा, इधर हो गया अथी का बचपन का, और अमेरिका परिवास का वीडियो रोक कर अच्छा से देख लेना, पूरा आंसर भी बोले, ईयर नहीं बोले हैं। बाग बगीचा में कम्बोर्ड होटल है सब साफ करने का काम किया, ईयर लिख लेगा अच्छा से, ठीक है, जितना लेट करेगा उतना हो जाएगा, ईयर कल लिख कराना, ठीक है ना। आगे बोल रहा है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों पर डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। वो बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि जब उस समय की सरकार जो थी कांग्रेस सरकार की, मतलब आज भी लोग तो कोई भी जनता अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, चाहे मेन रोड पर कहीं भी, तो वहां पर अगर आंदोलन करने के जाता है कि वहां पर मतलब उस सरकारी द्वारा डेमोक्रेसी द्वारा उस पर लाठी चार्ज कर देता है। वो बोला जयप्रकाश नारायण कि आप लाठी चार्ज कीजिए उसी पर जो एक तरफ से आंदोलन करते करते जो युवा होते हैं वो उग्र हो जाते हैं और तोड़फोड़ करने लेते हैं, उसको ढूंढ कर आप करिए। क्योंकि हम लोग का लोकतंत्र, यही लोकतंत्र में लिख दिया है कि अगर कोई भी जनता अपने मांग पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, चाहे कहीं भी सरकारी संस्था पर जाकर। हाँ, उसमें जो उग्र हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, जो युवा जवान होते हैं और कभी तोड़फोड़ करने लगता है, उसको आप चुन चुन कर आप उसको टिक लगाकर उसको आप जे भी सजा दे सकते हैं। लेकिन आप जो हम लोग जनता का, ये लोकतंत्र में ही हमारे संविधान में लिखा है कि अपनी मांग पूरा करने के लिए जनता को क्या शांति में पूर्ण रूप से अपना आंदोलन के लिए मांग रख सकते हैं सरकार के पास, यही लिख देंगे। ये बोल रहा है जयप्रकाश नारायण का फिर अगला खो नंबर क्वेश्चन का, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये खो नंबर का है, तो तुम लिखेगा जयप्रकाश नारायण जब भाषण दे रहे थे तो बोल रहे हैं हमें इंदिरा गांधी से थोड़े अति विरोधी हैं, हम किसी महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू से थोड़े विरोध करते हैं, हम उसका थोड़े दुश्मन हैं, हम तो उसके नियम कानून जो व्यवस्था इस मतलब देश में लागू किया, उसकी देश की व्यवस्था या नियम कानून से हम विरोध करते हैं। वो ऐसा नियम क्यों रखते हैं? वही नियम से हमें विरोध है, हम किसी खास व्यक्ति से, उससे व्यक्ति से थोड़े विरोध है, हमें तो व्यक्ति से प्रेम है। आगे बोल रहे हैं, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? अभी नहीं बताए, मित्र वाला वही लिखेगा पीछे वीडियो रोक कर। हम लोग को यही होता है कि बापू और नेहरू के मुंह पर आलोचक के रूप में उसके कोई अपशब्द भी कहते थे, प्रशंसा नहीं, उसके बेइज्जत के रूप में भी कोई शब्द कहते थे, आप ऐसे कानून लगाते हैं ऐसे, तो फिर भी बापू और नेहरू कभी उसके बर्दाश्त करने की क्षमता थी, उस किसी भी आलोचक के बर्दाश्त करने की क्षमता थी, और वे उसे जयप्रकाश नारायण को बुलाकर अच्छी अपनी खामियों को पूछते थे और क्या क्या अवगुण है, और वह जानकर अपनी अवगुणों को दूर करते थे बापू और नेहरू, यही अच्छी विशेषता थी। आगे बोला, भ्रष्टाचार की जड़ क्या जेपी से सहमत है? दूर के करने के लिए सुझाव देंगे। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही तो हम बताए थे। भ्रष्टाचार क्या होता? आप कहीं भारत के कोई भी कोना में चल जाइए या कोई भी, वहाँ मांग होता, मतलब क्या, घूस को ही भ्रष्टाचार का होता है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने 2 समिति का गठन किया, एक पहला छात्र समिति और जन संघर्ष समिति। अगर कहीं भी घूस मांगेगा तो डायरेक्ट सरकार को कॉल करेगा, किसको? जन संघर्ष समिति। वहां आएगा, वहां देखेगा क्या मांग रहा है, तुरंत घूस जो मांग रहा है उसको वहां से क्या कहेगा, बहिष्कार, फिर उसको त्याग पत्र देकर रिजाइन, उसको उसके पद से हटा देगा। इसे ये तभी खत्म हो सकता है जब ये 2 समिति भारत में लागू हो जाए, यही जयप्रकाश नारायण बोल रहे थे। आगे बोल रहा है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन और लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन मतलब, दल विहीन का अर्थ होता है कि वहां सब वर्ग का मिलकर जुलकर क्या एक तरफ से हिस्सा लेना चाहिए। साम्यवाद के बारे में बताएं, ये क्वेश्चन पर रुक जाना, ठीक। साम्यवाद वाला छोड़ दिए। हाँ, एगो ये क्वेश्चन है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा थी? संघर्ष समितियों से यही अपेक्षा थी कि वे भी अपने देश के, उस समय देश गुलाम था, तो जब अमेरिका से आए थे 1929 में, तो वो यही इससे अपेक्षा थी कि ये भी हमारे देश के आंदोलन में, देश को आजाद करने में सहायता दे।
लेकिन ये मतलब कि देश को सहायता नहीं देने के कारण ये कांग्रेस में आकर जुट गए थे। जयप्रकाश नारायण जब 1929 ईस्वी में अमेरिका से आए तो वे किस पार्टी में शामिल हो गए थे? कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर ही ये क्या किए थे? एक तरफ से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे हमारे देश आजाद हुए। यही लिख देंगे। आगे बोल रहा है चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश में प्रमुख सुझाव क्या, उनके सुझावों को कितनी सहमत है? मतलब चुनाव के संबंध में यही बोला कि चुनावी खर्चे कम होने चाहिए। पहला चुनाव के संबंध में जयप्रकाश नारायण यही बोले चुनावी खर्चे अगर कम रहे, ज्यादा मतलब अधिक रुपया ना रहे, कम रुपया रहेगा, और कोई मिनिमम एक निश्चित कर दे कि 100 रुपया में सभी मतलब भाग ले सकते हैं, जिससे कि हमारे किसान मजदूर उस समय पैसा नहीं पुरता था, तो वो भी एकजुट होकर एगो किसी को चुनकर वह किसान वर्ग भी उसमें हिस्सा ले सकता है। नहीं तो ऐसे होता क्या, अत्यधिक रुपया करने के कारण हमारे उच्च वर्ग व्यापार वर्ग ही जाकर उसमें हिस्सा लेते हैं और वही हमेशा नेता के पद पर जाते हैं, जिसके कारण अगर चुनावी खर्चा कम रहे तो हमारे देश के मजदूर भी जाकर हिस्सा ले सकते हैं। आगे बढ़ रहा है दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की निधन कहाँ और किस परिस्थितियों में होता? परिस्थिति कहाँ हुआ था तो बोलेंगे मतलब रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था बिलीगंडा नर्सिंग होम में हुआ था। वह जब विदेशी प्रदेश में आंदोलन से आ रहे थे तो रात होने के कारण गोयनिका के घर में रुके थे, और गोयनिका के घर में रुकने पर रात होने पर उसको दिल का दौरा पड़ गया, और दिल का दौरा पड़ने पर उसे बिलीगंडा नर्सिंग होम नाम पड़ता है, विदेशी नाम है, बिलीगंडा नर्सिंग होम में लग गया और वहाँ दिल का दौरा नहीं रुकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी वहीं हॉस्पिटल में। इस तरह तुम्हारा जयप्रकाश नारायण खत्म हो गया। अब चलेगा अगला पढ़ा दिए हैं तो जिसके कारण अब चलेगा भगत सिंह। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।